नमस्कार स्वामी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। स्वामी जी, हम आज तक हमेशा माइग्रेंट लेबर को लेके बात करते आए हैं। तो आज मेरा सवाल आपसे इसी चीज़ के ऊपर है कि आपको 50 साल से ऊपर हो गए प्रवासी मजदूरों के लिए काम करते हुए, और जो ये कोरोना वायरस जैसी कठिनाई है वो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। और इस कठिनाई से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो हमारे मजदूर ही हुए हैं। तो आपका इस चीज़ पे क्या कहना है कि क्या किस हद तक कोरोना ने मजदूरों को परेशान किया है और हमारी सरकार ने भी किस तरीके से परेशान किया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका और मेरे दिल के बहुत करीब है ये सवाल। क्योंकि 50 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया और खास करके जब मैं अम्बाला सेंट्रल जेल से निकला, तब से मेरे मन में अंतिम से अंतिम व्यक्ति की लड़ाई। क्योंकि गांधी जी ने ये बात कही थी कि अंतिम व्यक्ति से उदय होगा तो जाके सही माने में सर्वोदय होगा। अंत्योदय जरूरी है, फिर सर्वोदय। तो मैं उस बात से प्रभावित था और जब मुझे जिंदगी में मौका मिला तो मैंने मंत्री पद छोड़ करके, शिक्षा मंत्री पद हरियाणा का, और मैंने ये काम शुरू किया 1980 में पत्थर खदान के ईंट भट्टों के मजदूरों को लेकर। उससे पहले भी मैं गरीब से गरीब मजदूर किसानों में काम करता रहा। आज मुझे ये देख करके सचमुच में बड़ी ग्लानि हो रही है कि कोरोना के इस भयंकर बीमारी और महामारी से यदि कोई व्यक्ति हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो हुआ है सबसे ज्यादा गरीब और जो शोषित मजदूर है, जिसको प्रवासी मजदूर कह दें या असंगठित क्षेत्र का मजदूर कहें, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, इस प्रकार के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इनकी संख्या पूरे देश में कुल मिलाकर के 50 करोड़ है और 50 करोड़ मजदूरों के साथ जो कुछ बीता, ये सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। वरना लॉकडाउन घोषित करने से पहले, एक दिन दो दिन पहले, यदि ये स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम कर देते, मैं तो कहता लॉकडाउन घोषित करने के तुरंत बाद भी, जब से हमने खुद कहना शुरू किया कि स्पेशल ट्रेनें चला दीजिए और इसी तरह सैनिटाइज करके, इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग करके, तब उस समय किसी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज फिर जब महीने सवा महीने से ज्यादा देर हो गई और बेचारे तड़प तड़प करके सड़कों पर निकल पड़े और जाते जाते रास्ते में ही बहुत से लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए। उनकी दर्द भरी कहानियां और सारे अखबारों में, मीडिया में आने के बाद और राज्य की सरकारों के द्वारा भी लगा उनको दबाव बना, तब जाकर के हमारी केंद्र की सरकार कुछ हरकत में आई है और स्पेशल ट्रेनें भी चला रही है। बहुत कम चला रही है, सैकड़ों हजारों चला देनी चाहिए थी इस समय पर, लेकिन बहुत कम चला रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म की क्या बात है, उनसे किराया वसूल कर रही है। किराया वसूल करना उन गरीब मजदूरों से जिनके पास कई कई दिन से खाने का भी सामान नहीं है, जिनके पास मुश्किल से कोई ऐसी चीजें हैं जिससे वो अपने जान को जोखिम में डाल करके निकल रहे हैं। ये सीमेंट का जो मिक्सर होता है, प्लांट, बड़े बड़े ट्रक जैसे, उसके अंदर घुस करके बेचारे जा रहे थे, मुंबई तरफ से निकले थे और इंदौर में पकड़े गए और वो आगे नहीं जा पाएंगे, उनको पता नहीं क्या भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार के हालात में जब डाल दिया हमारी सरकार ने, और उनसे वसूल करना, पैसे वसूल करना, जो खाना दे रहे हैं उसके पैसे वसूल करना, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। क्योंकि रेल की पटरी बिछाई किसने, रेल के डब्बे बनाए किसने, ये सारी रेलें दौड़ रही हैं, ये बिजली के तार खींचे किसने, ये सारा का सारा काम तो गरीब से गरीब मजदूरों ने किया। और आज उनको थोड़ी सी मदद के लिए एक गुहार लगी तो आपने उसके भी पैसे वसूल करने शुरू कर दिए। ये बहुत ही शर्म की बात है सरकार के लिए, जो अमीरों के लिए तो पैसे ऐसे जुटाती उड़ाती है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। 68,000 करोड़ रुपया मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोगों पर हमारी मोदी जी की सरकार ने और उड़ा दी है। 68,000 करोड़ रुपए। और
उनका नाम तक नहीं बता रहे थे। अब कहीं से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीआई के जवाब में और वो नाम दिए हैं, उनमें इन सब लोगों के नाम आ गए। कितनी शर्म की बात है कि सरकार ऐसे लोगों के नाम तक नहीं बताती। होना तो चाहिए सेडिशन का केस, देशद्रोह का केस ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन वो तो इनके मित्र मंडल हैं और इनके दाएं बाएं घूम रहे हैं, फोटो उतरवाते हैं इनके साथ। लेकिन आज गरीब मजदूरों पर जो आन पड़ी है, बीत रही है, उसके लिए मुझे एक खास संदेश देना है। और वो संदेश है, मेरे दोस्तों, मजदूर भाइयों बहनों, अब तुमको यदि गांव जाने का मौका मिल गया है तो आज अभी संकल्प ले लो। यदि रास्ते में हो तो ले लो, जाने का मौका है और अभी निकले नहीं हो तो ले लो कि एक बार अपने घर परिवार में लौटने के बाद किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप वापस नहीं आएंगे इस मजबूरी को झेलने के लिए। जो मजबूरी आपने इन 70 सालों में झेली है कि आपके लिए बने कानून आपकी सरकारों ने लागू नहीं किए, आपको न्यूनतम मजदूरी दिलाने में ये सरकार पीछे रही, आपको जो काम का अधिकार मिलना चाहिए था उस सरकारों ने नहीं दिलाया, कोई चीज तो नहीं दिलाया, आपको एक तरह से बंधुआ मजदूरी में झोंक दिया। इन सरकारों की मदद से आपका शोषण हुआ और अब जाकर के पिछले 30 सालों में जब से ये भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है, तब से तो हमारे गरीब से गरीब मजदूरों पर बहुत ही ज्यादा भयंकर मुसीबत आ पड़ी। और इसलिए मैं चाहूंगा कि ये मजदूर आज एक अपना प्रण करें, संकल्प लें कि हम किसी भी हालत में वापस नहीं जाएंगे। हम परिवार में रहेंगे, चाहे भूखे मरना पड़े, चाहे और कुछ करना पड़े, लेकिन हम वापस काम पर नहीं जाएंगे। जिस प्रकार के काम में हमारे साथ वो सब कुछ बीता जो अभी तक बीता है, उसको याद कर करके और आंसू के घूंट पी पी करके आपने अपने माँ बाप के साथ, अपने पति पत्नी और जो भी बच्चे हैं, वहाँ पर गांव का वातावरण जो होता है, अपने घर का वातावरण जो होता है, परिवार का वातावरण जो होता है, उससे ज़्यादा सुखद, उससे ज़्यादा एक आनंद देने वाला कोई दूसरा वातावरण हो ही नहीं सकता। इसलिए उसको छोड़ करके 7 साल, 2-2 साल, 3-3 साल के लिए परदेश चले जाना रोजी रोटी की तलाश में, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के मजदूरों को अब ये बर्दाश्त करनी चाहिए। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तो मुझे तो आपके सवाल का ये जवाब है कि किसी भी हालत में इनको वापस नहीं जाना चाहिए। स्वामी जी, काफ़ी अच्छा आपने बताया इस चीज़ पे, पर मैं इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जो ये मजदूर वापस लौटे हैं, वो यहाँ पे कहीं मजदूरी करते थे, कोई बिल्डिंग बनाता था, कोई बिजली घर में काम करता था, कोई रोडें बनाता था, कोई पुल बनाता था, पर अब ये रोजगार कहाँ मिलेगा उन्हें? वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गांव में कैसे काटेंगे? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, ये बनाते थे, काम करते थे, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बदले में इनको क्या मिलता था? रहने के जो कमरे होते थे उनमें जानवरों से भी बदतर हालत होती थी इनकी। 5-5, 10-10 का औसत पड़ता है कि कमरे में ठूंस के रखे जाते थे। गर्मियों में एयर कंडीशन तो भूल जाइए आप, पंखे भी ठीक से नहीं, बिजली भी ठीक से नहीं, और शौचालय भी सामूहिक शौचालय, लाइन लगा करके खड़े रहो और गंदी नाली के किनारे। इस प्रकार से उन कमरों का भी किराया देते थे और फिर खाना पीना जिस ढंग का चाहिए वो नहीं मिलता इनको, जो अपने घर परिवार में रूखा सूखा भी मिल जाए। ऐसी हालत में जो मिल रहा था, जिसको हम कह रहे हैं नौकरी मिली थी, काम मिला हुआ था, काम करते थे, उसके बदले में इस देश ने, इस सरकार ने, इस संविधान की कसम खाने वालों ने उनके साथ क्या किया। इसलिए पूरी जिद करके आज उन्हें भी कहना चाहिए कि हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बहुतों ने तो लिया है संकल्प ये, लेकिन ये वायरल होना चाहिए पूरी ताकत से। और मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ, सुनने वालों से मैं कहूँगा
कि मेरे इस संदेश को आप जितना फैला सकें, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से फैलाइए, शेयर करके फैलाइए, या और कोई भी तरीके से जो आप फैला सकते हैं इसको फैला दीजिए, इतना ज़्यादा फैलाइए। और जिनके पास मैसेज जाए वो बेशक इसको अपने तरीके से कुछ और बढ़ा करके बताना चाहें। एक एक गरीब से गरीब मजदूर के वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि वो किसी भी सूरत से वापस ना आए। यदि वो अपने गांव में रहेंगे जैसे आपने कहा, तो उनको ये काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भूखे मर जाएंगे। अपने गांव में रहते हुए भी वो कोई न कोई स्वरोजगार की तलाश कर सकते हैं। वो गांव में रहते हुए कोई और मेहनत मजदूरी अपने एमएलए, एमपी और सरकार का घेराव करके वो कह सकते हैं कि हम इसी गांव में रहेंगे और यहाँ हमको काम देना पड़ेगा तुम्हें, और नहीं दे सकते तो गद्दी छोड़ दो। इस प्रकार की ताकत यदि वो अपने अंदर पैदा करें तो कैसे नहीं होगा ये संभव। और फिर भी मैं कहूँगा, गांव की सूखी रोटी, घर की सूखी रोटी और बाहर की चुपड़ी रोटी से भी अच्छी होती है। तो बाहर कोई खास चुपड़ी हुई नहीं मिल रही उनको, तो इसलिए इसको भुगतने के बाद जिन लोगों पर बीती है वो सबको बताएं और अपना संकल्प दूसरों को भी दिलाएं कि हमें किसी हालत में नहीं लौटना है। और देखते रहो, यदि बहुत ही मजबूरी हुई, सरकार ने कहा कि नहीं नहीं चलना होगा, अभी क्या होगा, थोड़े दिनों में ही ठेकेदार पहुंच जाएंगे इन गरीब मजदूरों के पास, उनको लालच देंगे। अभी जो बीच का ये ठेकेदार बिचौलिया होता है वो मालिक से भी कमीशन ले लेता है और मजदूरों से भी कमीशन ले लेता है। उसका काम मजदूर उठा करके थोक के भाव से 100-100, 200 मजदूर ला करके दे देना और दोनों तरफ से कमीशन खाना। ऐसे ठेकेदारों के चंगुल में बिल्कुल मत फंसना मेरे मजदूर भाई बहनों। और इसलिए घर पे रहो, छोटी मोटी खेती है तो खेती करो, सब्जी बो, कुछ भी काम करो, लेकिन मैंने जैसे कहा वापस नहीं आना है। यदि वहीं पर आप ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, तो बहुत से ऐसे रोजगार के अवसर नए से नए पैदा हो सकते हैं जिनको लेकर के आप कम से कम अपनी भूख तो मिटा सकेंगे। और अपने बच्चों के बीच में रहना, परिवार, माता पिता के चरणों में रोज बैठ के आशीर्वाद उनसे लेना, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए बहुत जरूरी है, यदि आपको सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से दबाव भी आए कि नहीं आप लोगों को जाना चाहिए वरना काम ठप हो जाएगा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाएगी, वो चौपट हो जाने दो। हमने कोई ठेका ले रखा है तुम्हारी अर्थव्यवस्था को, अपना निर्मम शोषण कराते कराते हमें 70 साल हो गए। तुमने हमारे लिए बने कानून तक लागू नहीं किए, संविधान के प्रावधान नहीं लागू किए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू नहीं किए, और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दिए। उल्टे सीधे कानून बनाते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, और हमारा शोषण हमारे खून पसीने की ऊपर, हमारी हड्डियों के ऊपर ये महल खड़े होते हैं, ये पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, और हमारे साथ जो व्यवहार हुआ वो सारी दुनिया ने आज देख लिया। हम इसको अब दोबारा अपनी जिंदगी में भोग करके नहीं दिखाएंगे, वरना हमारे लिए लानत की बात होगी। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें लानत भेजेगी, हम इसको फिर से दोबारा नहीं जाएंगे। स्वामी जी, जैसा कि हम रोज लाइव करते हैं, हमारा लाइव होता है, लोगों के कुछ सवाल होते हैं, तो आज कुछ लोगों ने आपको कुछ पूछा है आपसे, तो मैं उनका आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। एक करुण कुमार चक्रवर्ती हैं, उन्होंने बोला है माइग्रेंट लेबर को घर आने के लिए कुछ नहीं किया है गवर्नमेंट ने। और दूसरा है खेती पर काफी का, रोहतास सिंह राणा है ये, इन्होंने बोला है खेती पर काफी काम है स्वामी जी गांव में, तो आपका इस पर क्या कहना है? मैं दोनों बातों से सहमत हूँ। खेती पर इतना काम है, खास करके बिहार जैसे प्रांत में एक एक इंच जमीन इतनी उपजाऊ है कि ठीक से उसका उपयोग किया जाए तो बिहार दूसरों को रोजगार देने लायक बन सकता है, उत्तर प्रदेश दूसरों को रोजगार देने लायक बन सकता है। भूमि सुधार के कानून जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी ने लागू किए, आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई पलायन नहीं होता जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश से होता है। क्यों?
क्योंकि सबके पास थोड़ी बहुत जमीन है और उससे वो कमा खा रहे हैं, दूसरों को भी थोड़ा बहुत रोजगार दे रहे हैं। लेकिन ऐसी हालात में यदि बिहार की सरकार, झारखंड की सरकार, उड़ीसा की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और ये सब सरकारें, पश्चिम बंगाल की सरकार, ये सब भी अपने अपने गरीब मजदूरों को अपने गांव में ही कोई कुटीर उद्योग की मदद करें, कोई किसी और तरीके से मदद करें, तो इन सबको अच्छा रोजगार मिलेगा और परिवार में रहने का जो सुख है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। हालांकि सन्यासी होने के नाते मेरा अपना कोई परिवार नहीं रहा और मैंने बहुत कम उम्र में ही सन्यास ले लिया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो परिवार में रहने का सुख आपको मिलेगा वो कभी भी 3 गुना 4 गुना भी आपको मजदूरी का रेट मिले कहीं बाहर 1000-1500 किलोमीटर दूर जा करके, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक और स्वामी जी सवाल है, योगेश सिंह यादव समाजवादी हैं कोई, उन्होंने पूछा है, स्वामी जी प्राइवेट गाड़ी वाले जितना चाहें उतना लूट रहे हैं, सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, गरीब मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं कर रही, लॉकडाउन फिल अप डाउन कर रहा है और देश का दुर्भाग्य है ये लॉकडाउन होना। ये लॉकडाउन जरूरी हो सकता है सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन सारी जिम्मेदारी इन गरीब मजदूरों के ऊपर डाल दिया आप। बाकी लोग हैं उनके लिए आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो। जिस घर में रहते हो, तो जिनके पास बड़े घर हैं, कई कई कमरे हैं, एक परिवार रहता है उसके एक घर में कई कई कमरे, एक डाइनिंग रूम अलग है, तो बाथरूम अलग है, तो रीडिंग रूम अलग है, तो एक बेडरूम अलग है, सब के सब रूम अलग अलग होते हैं। और गरीब मजदूर के लिए एक रूम और फिर एक रूम में कई कई लोग। तो हम तो पहले गीत सुनाया करते मजदूरों में, किसानों में खड़े होकर के ये गीत गाया करते थे, ये किसने लूट मचाई मजदूर तेरी छान में, ये किसने लूट मचाई किसान तेरी छान में, पूंजीपति के कोठी बंगले ऊंचे महल अटारी क्यों, और फूस नहीं है टूट रही है टूटी छान तुम्हारी क्यों, हाय टूटी चारपाई किसान तेरी छान में मजदूर तेरी छान में, ये किसने लूट मचाई मजदूर तेरी छान में। पूंजीपति के दर्द पेट में घर पे डॉक्टर आता है और तेरा बच्चा बीमार पड़कर तड़प तड़प मर जाता है, हाय मिलती नहीं दवाई मजदूर तेरी छान में, किसान तेरी छान में, ये किसने लूट मचाई किसान तेरी छान में। और आखिरी में हम कहते थे, पूंजीपति के घर में शादी, पूंजीपति के घर में शादी, आतिशबाजी छूट रही और कुत्ते भी खा रहे मिठाई, 10-12 दिन लूट रही, हाय रोटी नहीं बनाई किसान तेरी छान में मजदूर तेरी छान में, ये किसने लूट मचाई मजदूर तेरी छान में। तो जब तक आंखों में खून न उतर आए, मुट्ठी भींच लो, दांत पीस लो और संकल्प लो। अब ये शोषण तभी होता है जब शोषित होने के लिए कोई तैयार होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, अंदर से इतना ताकत पैदा कर ले लोहे की जंजीरों को तोड़ता निकल जाए। आज उसका मौका है। आज मेरे सारे प्रवासी मजदूर, असंगठित मजदूर, आज उन सबको मिलकर के और ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें ये धंधा नहीं करना, दूर दूर जाकर के हम रोजी रोटी के लिए धक्के खाएं, परेशान हो, अपने आप को मौत के मुंह में ढकेलें, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तुम्हें जिनसे काम करना है अपने प्रांत के मजदूरों से कराओ। अपने प्रांत के मजदूरों से क्यों नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते, गुजरात में गुजरातियों से या पंजाब में पंजाबियों से वो ज्यादा पैसे मांगेगी, तो इसलिए उनको बड़ा सस्ता मिल जाता। बिहारी मजदूर आएगा, उड़िया मजदूर आएगा और सस्ते में काम करके चला जाएगा, न तो संगठित हो पाएगा, न यूनियन बना पाएगा। उससे हम 8 घंटे के बदले 10-12 घंटे भी काम लेंगे तो चुपचाप कर देगा। इस प्रकार की जो सोच है, इससे बाल मजदूरी बढ़ रही है, इससे बंधुआ मजदूरी बढ़ रही है और सरकार पूरी तरह बेपरवाह होकर के न तो 7वां वेतन आयोग लागू कर रही है
असंगठित क्षेत्र के लिए, और न ही काम के अधिकार को कोई अमली जामा पहना रही है। ऐसी हालत में मजदूर की ताकत तभी होगी कि 50 करोड़ मजदूरों में 5 करोड़ मजदूर भी संकल्प लेकर के आज खड़े हो जाएं ताकत के साथ। तो देखिए, कल से पूरे देश का एक नक्शा बदलना शुरू होगा, काया पलट होनी शुरू होगी, जनशक्ति खड़ी हो जाएगी। ये गरीब मजदूर हैं, लेकिन मजदूर हैं, मजबूर नहीं है। ये बात बताने के लिए आज परीक्षा की घड़ी है। मजदूर भाइयों, आप मेरे संदेश को सुन करके जो भी तरीका हो सके आप अपने गांव, परिवार, बच्चों के बीच में रहिए, बिल्कुल मत आइए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। स्वामी जी, एक और सवाल आया है रजनीश कुमार जी का। क्या आपको नहीं लगता कि देश में एक आंदोलन करने की जरूरत है ताकि प्रवासियों को उनके राज्य में ही रोजगार मिल सके? आखिर कब तक सहते रहेंगे जुल्म, ये सितम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा इन्होंने। मैं कह रहा हूं कि यही काम तो करना है। अपने राज्य में क्या कमी है? उड़ीसा, जिसको हम गरीब प्रांत कहते हैं, इतना धनी प्रांत है, इतनी जबरदस्त खनिज संपदा है झारखंड, उड़ीसा के पास, कि पूरे देश को खिला सकते हैं, इतना ज्यादा उनके पास सब कुछ। आदिवासियों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, वन संपदा है, सब कुछ। लेकिन वहीं के लोग उजड़ उजड़ करके और दूर दूर जाते हैं ईंट के भट्टों में, पत्थर खदानों में, या इस तरह के और थोड़े छोटे रोजगार। ज्यादा से ज्यादा कहीं मिल रहा है इन लोगों को तो 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 भी नहीं मिल रहे महीने के, और उसके लिए मारे मारे फिर रहे हैं लोग। क्यों? 18,000 जब न्यूनतम कहा है 7वें वेतन आयोग ने, वो सरकारें क्यों नहीं दिलवा रही है इन लोगों को? दिल्ली की सरकार भी नहीं दिलाती 18,000 रुपये। जो 14,000 उन्होंने तय किया वो भी नहीं दिलवा पा रहे, उसके आधे में काम कर रहे मजदूर। ये सारी बातों को देख करके मुझे लगता है कि सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया है इनको भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे। तो फिर ठीक है, भुगते लोग। आपको अपना संकल्प जगाना है मजदूर साथियों, और इसका कोई विकल्प नहीं है जब तक आप अपने राज्य में ही रहें, अपने घर में, गांव में, आसपास पड़ोस में जा सकते हैं, 1-2 जिले इधर उधर, लेकिन दूर दूर तक जाना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हमारे एक साथी हैं मनोहर मानव जी, उनका भी एक सवाल आया है, बिहार में पलायन को कैसे रोका जा सकता है? अभी मनोहर जी, अभी तो आपने मेरी बातों को सुना, और आप तो जानते हैं, आप तो बंधुआ मुक्ति मोर्चे का भी काम देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपको स्वयं भी पलायन रोकने की प्राथमिकता हमारे सबके कामों में होनी चाहिए। पलायन किया हुआ मजदूर पूरी तरह टूट चुकता है और पूरी तरीके से संगठित होकर के संघर्ष करने लायक नहीं रहता, और इसलिए उसके गरीब बच्चे भी बाल मजदूरी करते हैं, और घर की हालत इतनी खराब हो जाती है, नई नई शादी होती है और उसके बाद अपनी पत्नी को छोड़ के, या बच्चा है छोटा तो उसको भी छोड़ करके दूर दूर जा रहा है मजदूर। तो इसको हम पलायन कहेंगे, ये नरक की जिंदगी है, इसको हर हालत में रोकना चाहिए। और बिहार है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर सुशील मोदी से लेकर सबके ऊपर दबाव बनाना चाहिए, अपोजिशन लीडरों पर भी दबाव बनाना चाहिए। हमको इसी जगह काम क्यों नहीं देते, हम रोजगार क्यों नहीं देते, क्या कमी है? जब हम कामचोर होते तो दूसरे प्रांतों में हमारी मांग क्यों होती? जब हमें अपने घर में काम मिलेगा हम इसे दुगना काम करके दिखाएंगे, हम ज्यादा ईमानदारी से काम करके दिखाएंगे, हमें भी सुख होगा, समाज को भी सुख मिलेगा। हम वहां जाकर के तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं 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 मत भेजिए बिहार, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का नियम ज्यादा जरूरी है। तो ये सब बातों को सुनने के बाद एक भी पलायन कहीं किसी राज्य से नहीं होना चाहिए। ऐसा सुंदर हमें देश बनाना है, ऐसा समाज बनाना है कि कोई भी समाज इस तरीके के मजदूरों का शोषण नहीं कर सके। और आप देखेंगे जो भी संपन्न अच्छे देश है वहाँ इस तरह का, जिसको डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं, जिसको हम मजबूरी से मजबूरी में पलायन कहते हैं,
उसकी नौबत ना आने पाए। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज काफी लंबा लाइव किया है हमने, और हम आशा भी यही करते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे अच्छा, और आप इन मजदूरों के लिए सोचें, क्योंकि और कोई नहीं सोच रहा है। सरकार बस काम कर रही है लोगों के लिए, अपना पैसा कमा रही है। जो हमारा सबसे निचला वर्ग है, मजदूर, जिनसे हमारा काम है, उन पे ही ध्यान नहीं दे पा रही है। स्वामी, उनको तो इंसान तक नहीं हाँ मानते। जी स्वामी जी। उनको इंसानियत का दर्जा नहीं दिया हुआ इन्होंने। ये सोचते हैं एक्सपेंडेबल हैं, ये तो पैदा हुए इसी काम के लिए, इसी तरह की मेहनत मजदूरी करने की। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपके हर एक लाइव में सुना है, आपने यही बोला है कि इन मजदूरों को बोला जाता है कि ये जन्म से ही मजदूर पैदा हुए हैं। नहीं, और इतना ही नहीं, इनकी तकदीर में, किस्मत में यही लिखा है, शोषित होना लिखा हुआ है। मैंने पहले के एपिसोड में बिल्कुल कहा। बिल्कुल। दूसरी बात, एक कमजोरी हमारे मजदूर तबके में भी है, और वो है कि जो काम वो जाकर के 1000 किलोमीटर दूर करते हैं, वहाँ इनको कोई देखने वाला नहीं कि कौन सा काम कर रहे हैं। इसके बदले में वही मुश्किल से रोजी रोटी का पैसा मिलता है, लेकिन उस काम को अपने गांव में करने में शर्म करते हैं, कहते हैं इसमें इज्जत नहीं मिलती समाज में। वहाँ प्रदेश में तो कोई पूछता नहीं है तुम्हारी जात क्या है या तुम्हारा क्या है, और घर में रहते हुए उनको थोड़ी सी, या गांव में रहते या पड़ोस में रहते हुए थोड़ी सी एक ऐसा संकोच आ जाता है कि उसकी वजह से अब इन सारी चीज़ों को बदलिए। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं। जिस काम में 2 पैसे ज़्यादा मिले उस काम की तरफ जाओ, और जब तक इसको नहीं स्वीकार करोगे तब तक ये गांव उजड़ते रहेंगे, किसान बर्बाद होते रहेंगे, और हमारे कारीगर बर्बाद होते रहेंगे, और इस प्रकार से सारा का सारा शोषण का क्रम, दुष्चक्र जो है वो जारी रहेगा। इसको तोड़ना है तो कार्य की संस्कृति, वर्क कल्चर जिसको कहते हैं, उसको बढ़ावा दीजिए। और मेहनत, हाथ का भी किया हुआ मेहनत, वो किसी बुद्धि के मेहनत से कम नहीं है। कोई 2-4 डिग्री लेकर के और फिर वो बड़ी ऊंची सैलरी लेता है, और हाथ से काम करने वाले को अकुशल कह देता है। अकुशल क्या है? मैं तो देखता हूँ कि ईंट के भट्टे में जो ईंट पकाते हैं, एक अच्छे MA पास स्टूडेंट को बता दो ऐसा ईंट बना के दिखा दे, और नहीं बना सकता। आप पत्थर तोड़ने के लिए घन उठाते हैं, और जब बड़े से एक चट्टान के ऊपर मारते हैं, और जैसे उसके टुकड़े से छोटे छोटे पत्थर में बदलते हैं, ऐसा अच्छा पढ़ा से पढ़ा लिखा, और जिसको आप स्किल्ड लेबर भी कहते हैं, वो भी नहीं कर सकता। और इनको अनस्किल्ड कह दिया, अकुशल कह दिया, थर्ड रेट बना दिया। ये सब चीजें जो हैं ये शोषण के जरिए हैं। इनके लिए सब कुछ, सारी व्यवस्था, कोर्ट कचहरी तक, और पुलिस, और सारी सरकार की व्यवस्था जितनी भी है, इनके शोषण पर खड़ी हुई है। और शोषण की व्यवस्था को आज चकनाचूर करने की जरूरत है। कोरोना का वायरस तब खत्म होगा सचमुच में जिस दिन हम शोषण की व्यवस्था को भी साथ ही साथ खत्म करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। ठीक लगे तो इस विचार को फैलाओ, तो दोस्तों इतना फैलाओ कि एक एक मजदूर के कानों तक, उसके दिल दिमाग तक ये विचार फैल जाए, और वो एक तरह से जैसे हड़ताल पे चले गए सारे के सारे प्रवासी मजदूर पूरे देश, 11, 12, 15 करोड़ मजदूर यदि प्रवासी और पलायन करना बंद कर देंगे, तब चरमराएगी इनकी सारी नींद, उड़ेगी इनकी, हराम होगी नींद, और तब पता लगेगा कि हमने क्या गलती की, इनको इंसान न समझते हुए और इनके साथ वो व्यवहार न करते हुए। इसलिए आओ, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये विचार लेकर के खूब ताकत के साथ बोलो, लड़ेंगे, जीतेंगे।